नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एवीएन डिजिटल का नेताजी लाइव। दोस्तों, जैसा कि हम आपकी हमेशा किसी न किसी राजनयिक हस्ती के साथ में मुलाकात कराते हैं, आज आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं सुरेश सिंह रावत, संसदीय सचिव, राजस्थान सरकार। आइए स्वागत करते हैं रावत साहब का। रावत साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो सवाल मेरा यह है कि आप एक चीज बताएं कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो एक बड़ा ही आम पारिवारिक बैकग्राउंड है। आपके फादर जो है वो एक फार्मर हैं, तो ये ऐसा कैसे हुआ कि आप राजनीति की तरफ आपका रुख हो गया? देखिए, मैं छात्र जीवन के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और कई छात्र आंदोलनों में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि हमारे गांव से आने वाले लोगों को कितनी तकलीफ होती है। हमारे विद्यार्थी जो गांव से आते थे उनकी छोटी छोटी समस्याएं थी। कभी मूल निवास प्रमाण पत्र बनने में समस्या आती थी, आय का प्रमाण पत्र बनाने में समस्या आती थी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं थी जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि इनकी समस्या का समाधान कैसे हो। और उसका एक ही रास्ता मुझे दिखा कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आके राजनीतिक के माध्यम से हमारे गांव और शहर के लोग हैं उनकी समस्या का मैं समाधान कर सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुष्कर विधानसभा की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को, माननीय वसुंधरा जी को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और आज इसका परिणाम है कि निरंतर 4.5 सालों से मैं त्रिताल पुष्कर की और हमारे पुष्कर विधानसभा के अलावा भी प्रदेश के कई हिस्सों से लोग आते हैं, तो उनकी छोटी छोटी समस्या उसका समाधान करने का मैं 100% प्रयास करता हूँ। ये तो आपको मोटिवेशन मिल गया राजनीति में आने का। अब ये बताओ साहब कि साधारण परिवार से आप हो, तो साधारण परिवार में सबसे पहले जो युवा से उम्मीदें होती है वो होती है कि भैया फटाफट पढ़ाई पूरी कर और नौकरी पे चढ़ जा। तो पारिवारिक सपोर्ट राजनीति में क्योंकि आना इतना आसान नहीं है, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, तो आपकी क्या स्थिति थी परिवार की? देखिए, इस मामले के अंदर मैं मेरे परिवार का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जब उन्होंने मेरा रुझान देखा कि मैं लोगों की बढ़ चढ़ के सेवा करता हूं, जो भी आता है उनके साथ, चाहे कलेक्टर के पास जाना है, एसपी साहब के पास जाना है, एसडीएम, तहसीलदार और भी कहीं जाना है, मैं निश्चित रूप से उनके साथ जाता था। और छात्र जीवन से ही मेरे घर पे और काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता था, तो घर वालों ने हमेशा मेरे को इसमें सपोर्ट किया, कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करी। तो घर वालों की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहा राजनीति में आने के लिए। साहब, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब ये बताएं साहब, क्योंकि आप एक साधारण बैकग्राउंड से आए, तो साधारण आदमी की समस्या को समझने में आपको बड़ी आसानी हुई होगी। ऐसी क्या समस्याएं आपको नजर आई जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है, जो आप? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि मैंने ये जीवन जिया है, मैं एक गांव की छोटी सी ढाणी में रहता हूं, गांव में पला बड़ा हूं, तो मुझे पता है कि एक आम आदमी क्या समस्या होती है। और उस समस्या को समाधान करने का मैंने 100% प्रयास किया। जैसे गांव के अंदर पीने की पानी की समस्या थी, कई जगह लोगों को एक जो मकान वर्षों से बना कर रह रहे हैं उनका आबादी का पट्टा नहीं मिल पा रहा था। और इसके अलावा बिजली की समस्या थी और भी नाना प्रकार की, कई बसें नहीं चल रही थी, किसी को टाइम पे लोन नहीं मिल रहा था, कोई उसको अधिकारी सुन नहीं रहे थे, क्षेत्र के जो पुराने जनप्रतिनिधि थे वो भी उनकी प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को खुद ने फेस किया, तो मैंने प्रयास किया कि उस समस्या का मैं समाधान कर सकूं, लोगों की सुन सकूं और एक आम आदमी की तरह उनके बीच रह के उनका काम कर सकूं। चलिए साहब, आप 3 भूमिकाएं निभा रहे हो इस टाइम। एक बेटे की भूमिका निभा रहे हो, एक आप एमएलए की भूमिका निभा रहे हो और एक आप संसदीय सचिव की भूमिका निभा रहे हो। बेटे की भूमिका की हमारी बात हो गई। अब आप ये बताओ कि अगर हम एमएलए की बात करें तो एमएलए पुष्कर रहते हुए आपके क्या अचीवमेंट है? देखिए, विधायक की कार्यकाल के अंदर मैंने 4.5 साल में तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं जो मानता हूं कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर जितना विकास 4.5 साल में हुआ वो 60 सालों में नहीं हुआ। हमारे तीर्थ ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा जी जो विश्व के अंदर एक ही मंदिर है, वहां पे आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी विधायक ने एक ईंट और एक तगारी सीमेंट कंक्रीट की भी नहीं लगाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जब मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा तो सहर्ष उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि 24 करोड़ रुपए एंट्री प्लाजा के नाम से एक ब्रह्मा जी के मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हो रहा है। तो और अगस्त के लास्ट वीक तक हम उसका बना के और लोकार्पण भी कर देंगे। तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा सावित्री माता पहाड़ी का मंदिर था, वहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत आती थी लोगों को, तो 12 करोड़ रुपए की लागत से मैंने रोप में बनाया। इसके अलावा जो हमारे तीर्थराज पुष्कर जिसमें सैलानियों के अलावा श्रद्धालु भी आते हैं, तो वहाँ 36 करोड़ की लागत से हरदी और प्रसाद योजना में हमने घाटों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया। ये भी अपने आप के अंदर मैं अपना अचीवमेंट मानता हूँ। इसके अलावा हमारे नरेगा के अंदर बहुत सारे काम होते थे,
तो जब संसदीय सचिव बनने के बाद मेरे को 4 जिलों का प्रभार भी था। मैं जहाँ भी जाता कलेक्टर्स की डीएलओस की मीटिंग लेता, सबको यही कहता भाई गाँव के अंदर रोड की समस्या है तो आप इसको सीसी रोड ब्लॉक रोड में जोड़ो। तो आज उसी का परिणाम है कि पुष्कर विधानसभा का प्रत्येक गांव रोड से जुड़ा, गांव का नालियां बनी और हमारी पुष्कर विधानसभा का एक भी ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर रोड और नाली नहीं हो। सब जगह 90% एरिया कवर हो गया। मैं मानता हूं कि कुछ समस्या अभी भी है, 70% समस्या का समाधान हम कर भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि गाँव के अंदर कम से कम रोडें तो अच्छी हो। उसके अलावा मेरा ये प्रयास रहा कि पुष्कर राज के अंदर और पुष्कर विधानसभा के अंदर जितनी भी डामर की रोडें खराब थी, माननीय सीएम साहब से और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिलके मैंने सारा बजट सैंक्शन कराया। लगभग 60-70% रोडें अब बिल्कुल नई बनकर तैयार हो गई, थोड़ी बहुत बची है तो चुनाव से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूं कि बिन पानी सब सुन। मेरी विधानसभा के अंदर 118 गाँव ऐसे थे जो बिशुलपुर के पानी से वंचित थे। विधायक बनने के बाद मैंने सबसे पहले मुद्दा यही हाथ में लिया कि बिशुलपुर का पानी आम जन तक पहुंचे। तो बिशुलपुर 118 गांव मेरे ऐसे हैं जो बिशुलपुर के पानी से वंचित थे, आज उन सबको पानी पी रहे हैं लगभग 2 सालों से। और इसके अलावा भी काफ़ी जो पट्टों की समस्या थी, हमारे एक अजमेर विकास प्राधिकरण में काफ़ी गांव आते हैं, मेरे पुष्कर विधानसभा के 80 गाँव, वो आबादी की प्रॉब्लम थी तो वो हमने आबादी का विस्तार कराया। इसके अलावा जो एक और जो अचीवमेंट है कि हमारे गाँव और ढाणियाँ बहुत सारी तो बिजली से वंचित थी, तो लगभग 75 ढाणियाँ मैंने बिजली से जुड़ाया। पंडित दीनदयाल ढाणियाँ कितनी हैं आपके यहाँ? टोटल गांव और ढाणियाँ 315 है। 315 उसका विधानसभा में। उसमें से कितनी ढाणियों उसमें से लगभग 70 से 75 ढाणियाँ छोटी मोटी मान लो, उसमें बिजली नहीं थी। लोग कहते हैं साहब विधायक बन साहब बिजली लगाओ, कुछ ढाणियों में लगाई भी थी। लेकिन मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत आज पुष्कर विधानसभा का गाँव और ढाणी विद्युत से जुड़ा। आज गरीब के घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर अगर किसी ने लाइट जलाने का काम किया तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मेरी पुष्कर विधानसभा के अंदर ऐसा कोई भी घर, ऐसी कोई भी ढाणी, ऐसी कोई भी शहर, ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो बिजली से वंचित है। 100% बिजली हमारी पुष्कर विधानसभा के सब घरों के अंदर पहुंच चुकी है। ये भी हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा भी एक जल स्वावलंबन के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल स्वावलंबन का कार्य किया, आज इंद्रदेव भी बरस रहे हैं। जो तालाब और छोटी नाडियां आज भरी है, एक देश और दुनिया के सामने राजस्थान का एक बहुत बड़ा उदाहरण बना है। इसके अलावा भी लगभग 16,500 श्रमिक कार्ड मैंने पुष्कर विधानसभा में बनवाए हैं। उससे सबसे पहले अजमेर जिले का जो श्रमिक कल्याण योजना का लाभ मिला, एक नरेगा की महिला थी, डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई थी, 2 लाख रुपए मेरे हाथों से दिए। उसके अलावा भी 18 साल की बेटियां होते ही उनको 55,000 मिलते हैं। सैकड़ों की तादाद में हमने कैंप लगा के बांटे हैं। तो एक बहुत बड़ी इस योजना के माध्यम से लोगों को हमने राहत पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा भामाशाह योजना जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी अनुभव योजना है, जिसके तहत कोई भी गरीब आदमी 30,000 से लेकर 3 लाख तक का इलाज फ्री के अंदर करा सकता है। तो ऐसे करके हमने कई लोगों को लाभ देने का काम किया। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी है, अभी आपने ऋण वितरण वाला देखा होगा कि ऋण माफी वाला, जिसमें 50,000 रुपए हमने माफी की, सरकार ने माफ किए, गांव में कैंप लगा हमने बांटे। और अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमारे किसानों के उत्पादन फसलों का समर्थन मूल्य है वो 1.5 गुना किया है। इससे सारे किसान प्रफुल्लित है और किसानों को निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा भी कन्या सुकन्या योजना है। अभी 7-8 दिन पहले पुष्कर के अंदर, पुष्कर के पास में एक नाथ समाज और कालवेली समाज का डेरा था। वहां पे करीब 100 के लगभग बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। 13-13 साल तक के बच्चे थे जो कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। जब मुझे इसका पता चला अखबारों के माध्यम से तो मैं तुरंत वहां पहुंचा और प्रशासन से बात करी, स्कूल के प्रिंसिपल को साथ ले गया और वहां ले जाकर डेरे वाले लोगों से हमने बात करी और मैंने मेरी सरकारी गाड़ी के अंदर बिठा के उन बच्चों को स्कूल ले गया। स्कूल ले जाकर मेरे हाथों से फार्म भर के मैंने दाखिला दिलाया। दाखिला के अलावा सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेके मैंने उसके कपड़ों की व्यवस्था करी, उनको बैग्स की व्यवस्था करी और आज वो नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं। मैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इससे मैंने प्रेरणा लेके पुष्कर विधानसभा में नहीं बल्कि आसपास का जो क्षेत्र है, मैंने अपने सभी लोगों को कहा है कि ऐसी ढाणियों को, ऐसे डेरों को आप चिन्हित करें जिसके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। तो एक ये भी हमने एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है।
और निश्चित रूप से शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे अनेक काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने किए। इसके अलावा एक रूपनगढ़ उपखंड है मेरी विधानसभा में, वहां पे 250 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण कराया। एक भारत सरकार ने 50 करोड़ की सब्सिडी भी दी है। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के काफी लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। अभी केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर ने उसका लोकार्पण किया था, अभी और इंडस्ट्रीज आना बाकी है। वो कंप्लीट होने के बाद हजारों लोगों को निश्चित रूप से इसका रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि हमारा तीर्थराज पुष्कर का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये बहुत काफी लोकप्रिय है। देश विदेश के सैलानी आते हैं, वहाँ लाखों लोग श्रद्धालु भी आते हैं। हर बार मेला व्यवस्थित रूप से रहता था, लेकिन जब से मैं 4 साल से विधायक बना, मैंने 4 मेले भराए। 4 मेलों के अंदर इवेंट कंपनियों के माध्यम से मेला व्यवस्थित रहे, लोगों के मनोरंजन के नाना प्रकार के हमने कार्यक्रम कराए। और एक भक्ति उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पुष्कर के अंदर भक्ति उत्सव की उन्होंने हमारे निवेदन पे उन्होंने चालू कराया। आज 3 सालों से बहुत भव्य रूप से वहां पर लगभग 2 से 3 दिन भक्ति उत्सव होता है। वहां पर देश और विदेश के बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं। और इस तरह से तीर्थराज पुष्कर की महत्ता को हमने बढ़ाने का और उनकी सुंदरता को बनाए रखने का और हमने काम किया है। साहब, आपने बहुत सारे अचीवमेंट गिना दिए। अब हम बात करते हैं आपके मंत्री प्रभार वाली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही निराशाजनक रहा। उससे राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं एक माहौल बना और आपके विपक्ष में खड़ी कांग्रेस को एक बल मिल गया कि अब कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो इतने सारे काम करने के बाद भी, इतने सारे आपने अचीवमेंट मुझे बताए, उन अचीवमेंट्स के बाद भी ये प्रदर्शन इतना निराशाजनक क्यों रहा? देखिए, कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। 100% हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं मानता हूं कि लोकसभा के उपचुनाव का नतीजा निराशाजनक रहा। उसके बहुत सारे कारण थे, उस कारणों में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां है उसके अंदर हम काम के बूते पे, हम विकास के बूते पे, हम हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे, हम हमारी जनता के विश्वास के दम पे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का जो ये दौरा हुआ, भी जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया है, कितना प्रभावशाली आपको लगता है आने वाले चुनावों को अगर हम देखते हैं? देखिए, एक ये हमारे देश के, हमारे पूरे भारतवर्ष में एक ये अभिनव उदाहरण रहा कि पहली बार हमारे सरकार के द्वारा जो लाभार्थी थे उनको प्रशासन के माध्यम से चिन्हित करा के हमने उनसे आह्वान किया, हमारी सरकार ने आह्वान किया कि आप आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करिए। तो जिस तरह से लाखों लाख लोग उमड़े, जितने लोग पंडाल के अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे। मंत्री जी, ये इल्जाम लगाया जा रहा है आपके ऊपर, आपके विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि वो लाभार्थी नहीं थे, वो तो आपके कार्यकर्ता थे। इस विषय में क्या कहोगे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं था। निश्चित रूप से लाभार्थी थे, सबकी सूचियां बना के लाए। हमारे कार्यकर्ता भी उनके साथ थे, वो भी लाभार्थियों की श्रेणी में आते हैं। तो लाभार्थियों का सम्मेलन था और 100% लाभार्थी थे। उसमें से जो हमारे कार्यकर्ता लाभार्थी हुए वो भी आए। तो वो जो आप कह रहे हो कार्यक्रम में केवल और केवल लाभार्थी ही पहुंचे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लाभार्थियों के साथ कुछ हमारे कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता भी लाभार्थी थे। कितना फर्क पड़ेगा मोदी जी की इस जनसंवाद का विधानसभा चुनाव पे? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी एक प्रधानमंत्री जी के साथ एक ओजस्वी और एक तपस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं। और निश्चित रूप से वो जिस दिशा के अंदर जाते हैं उस दिशा का वातावरण पूरा एक चेंज हो जाता है। और उनकी रैली के बाद हमारा राज्य का जो वातावरण था पहले से जो और काफी सुधरा है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जब भी राजस्थान के अंदर दौरा रहेगा, हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता के अंदर एक उत्साह का संचार होगा। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे थे संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत को, जिन्होंने दावा कर दिया राज्य में ही नहीं केंद्र में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। एक सवाल मैं और कर लेता हूं साहब, अगर आप केंद्र में और राज्य में दोनों जगह अपनी सरकार बनाओगे तो हम अगले कार्यकाल में सुरेश सिंह रावत को किसी बड़ी जिम्मेवारी के साथ देखने वाले हैं क्या? देखिए, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। 4.5 सालों के अंदर मैंने पुष्कर विधानसभा का बहुत विकास काम किया है और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रह गए इस कार्यकाल में मैं नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से अगर जनता मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देगी, तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा अगले कार्यकाल होगा, उसके अंदर 100% वो मैं काम करके दिखाऊंगा। इसको कहते हैं राजनीति का तजुर्बा। राज्य मंत्री के दर्जे पे आप हैं अभी, और बड़े ही आसानी और बड़े ही प्रेम के साथ में इन्होंने हमारी उस सवाल को टाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने यहाँ बैठ के बहुत सारे दावे किए कि पुष्कर के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं, किए हैं साहब।
तो जो दावे आपने किए हैं, ये इंटरव्यू दोस्तों हम यहीं समाप्त नहीं कर रहे हैं। इस इंटरव्यू के अगले पड़ाव के लिए हम जाएंगे पुष्कर और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जो दावे किए हैं उन दावों में कितना दम है। मंत्री जी, हो पाएगा ना ये? बिल्कुल निश्चित रूप से आप जाइए, देखिए, लोगों से पूछिए, आप स्वयं देखिए, लोगों को दिखाइए। आपके सामने मैंने हामी भी करवा ली है। अगर आपके किसी प्रकार के कोई सवाल हैं जो आप संसदीय सचिव तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो सवाल आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह लिख के भेज सकते हैं। अगली बार हम मुलाकात फिर करेंगे किसी ना किसी राजनयिक हस्ती के साथ। आइए, धन्यवाद करते हैं संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत जी का। रावत जी, नेताजी लाइव में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।